तो सियासी दिग्गजों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज अपना वोट दिया है। इसके अलावा अजीत पवार भी वोटिंग करते नजर आए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी फैमिली के साथ वोटिंग करने पहुंचे। तो ये देखिए वो तस्वीरें जहां पर ये मिली जुली हैं। नितिन गडकरी, नाना पटोले, उसके अलावा आप देख रहे हैं पीयूष गोयल, राज ठाकरे, अजीत पवार, तमाम लोग आज निकले। अलग अलग पार्टियों के नेता, शायना एनसी, सुप्रिया सुले, सब ने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया। इनमें से कई नेता खुद चुनावी मैदान में हैं, तो कई अपनी पार्टी के नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई के हाजी अली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जो सुबह से फील्ड में है। तो विवेक, सुबह से लेकर शाम हो गई। सबसे पहले तो आपके इस हार्डवर्क के लिए आपको बधाई। और चुनाव की कवरेज, एक ऐसी कवरेज जिसमें आप लोगों का पूरा दिन फील्ड पर जाता है। तो अब देखिए मतदान टेक्निकली तो बंद हो चुका होगा, 6 बज चुके हैं। जो 5 बजे तक का आंकड़ा है वो 58% का मैं पढ़ रहा था, यानी कि अगर 1 घंटा उसमें और जुड़ेगा तो फिर ये प्रतिशत 60 के ऊपर निकलने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सही विपिन आपने देखिए, लेकिन इस बार उम्मीद जो थी वो ज्यादा लगाई जा रही थी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों में जो मतदान का दिन रखा गया था वो वीकेंड से जोड़कर रखा गया था। तो बहुत सारे लोग वीकेंड्स के जोड़कर छुट्टियां मनाने के लिए बाहर चले गए, मतदान नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में फ्राइडे रखा गया तो फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, मंडे रखा गया तो सैटरडे संडे मंडे हो गया। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्लानिंग के तहत इस दिन मतदान रखा, वीकडेज में मतदान रखा, ताकि मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें। मौसम भी ठीक था, ना बारिश थी, ना ज्यादा तेज गर्मी थी, ना ज्यादा तेज धूप थी। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगी, वोटिंग परसेंटेज 70% के अबव जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 बजे तक तो वोटिंग परसेंटेज 40s में था, 42% था। ये जो 2 घंटे थे, 3 से 5 के जो 2 घंटे था, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा। फॉर्चुनेटली वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक 58% हुआ। 1 घंटे का अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2 या 3% बढ़ के भी जाएगा, तो 61 या 62% जाएगा, जो लोकसभा चुनाव में भी था, 2019 के चुनाव में था, वहीं पर भी ऑलमोस्ट इतना ही परसेंटेज था। तो बोल सकते हैं कि 100 में से 60 से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। हालांकि उम्मीद काफी ज्यादा बताई जा रही थी कि 70% क्रॉस करेंगे, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अब देखिए, अब सबकी नजरें विपिन जो है वो 23 तारीख को है। महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, 2 एनसीपी और 2 शिवसेना। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने और उम्मीदवारों ने पूरी की पूरी ताकत झोंक डाली। और अब क्लेम किया जा रहा है कि सभी पार्टी जो 2 अलायंस है, महाविकास अघाड़ी और महायुति, दोनों अलायंस दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है और भारी बहुमत से बन रही है। सबकी निगाहें अब 23 तारीख को रहेंगी कि आखिरकार जो उनका दावा था और जनता ने किसको चुना। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, 6 बजे वोटिंग टेक्निकली खत्म हो चुकी है, यानी कि जो अब बूथ के अंदर हैं वही सब आप वोट कर सकते हैं। जो मेन गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। जैसा मैंने और आपने दोनों ने कहा कि 61-62% वोटर पर रहेगा। ये 62% महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि 23 तारीख को किसकी सरकार बन रही है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 9.5 करोड़ वोटर्स थे पूरे महाराष्ट्र में, महिलाएं और पुरुष मिलाकर। उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 5.5 करोड़ के आसपास या 5 करोड़ के आसपास लोगों ने मतदान किया है। तो सबकी नजरें अब 23 तारीख को रहेंगी। लेकिन उससे पहले विपिन देखिए, मतदान से 12 घंटे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में 2 हाई वोल्टेज ड्रामा हुए। कल शाम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े के ऊपर एलिगेशन लगे कि वो पैसे बांट रहे हैं। तुरंत उनके ऊपर एफआईआर होती है, एक्शन होता है। कुछ ही देर बाद एक वीडियो वायरल होता है जो बीजेपी क्लेम करती है उन्होंने रिलीज किया। उसमें बिटकॉइन का बम फोड़ा जाता है और बताया जा रहा है कि सुप्रिया सुले रिटायर्ड ऑफिसर के साथ बातचीत कर रही हैं कि पैसा फ्लो बाहर निकालिए और इलेक्शन में यूज करना है। इस पर सुप्रिया सुले के साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हर एक जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के तैयार है। वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े भी कह रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए तैयार है। तो ये आप समझिए कि 12 घंटे पहले ये 2 हाई वोल्टेज ड्रामा होते हैं, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है, सबकी नजरें 23 नवंबर को रहेंगी और सारे नेता अब टेंशन मोड में भी आ जाएंगे, नर्वस मोड भी आ जाएंगे कि आखिरकार जनता ने किसको चुना है अपनी नई सरकार और अपना नया सीएम। विपिन जी बिल्कुल। तो देखिए 2 बातें, वैसे तो मुंबई या महाराष्ट्र जनता जागरूक मानी जाती है, लेकिन एक लो टर्न अराउंड होता है वोटिंग का, ये थोड़ी अफसोस की बात है। कई बार लोग इसको छुट्टी के तौर पे मना लेते हैं। खैर बहरहाल
हम उम्मीद करते हैं कि वो 60 के करीब आंकड़ा आता हुआ दिखा, वो जितना ऊपर चला जाए आखिरी आधे घंटे में उतना बेहतर। 70% शायद जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो तो ना होता हुआ दिखाई दे, लेकिन अब 23 तारीख पे डेफिनेटली नजर रहेंगी। इस बीच कुछ देर बाद एग्जिट पोल्स भी आएंगे, लेकिन जो हश्र एग्जिट पोल्स का हुआ पिछले कुछ चुनाव में, शायद उतनी क्रेडिबिलिटी अब इस वक्त उनके पास नहीं है। लोगों का कितना विश्वास होगा, नहीं होगा, किस तरह के रिएक्शंस होंगे, वो अलग बातें हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा वक्त नहीं है। 23 तारीख यानी आने वाला शनिवार जब ये पूरी तस्वीर होगी साफ। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दिन आपने मेहनत की है, तो अब थोड़ा आराम करने का भी वक्त है, क्योंकि अब पोलिंग समाप्त हो गई है और हम इस पे लगातार विवेचना विवेक करते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और प्रेम कुमार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अय्यर साहब, अभी आपने सुना कि वोटिंग परसेंटेज इस बार हम सोच रहे थे कि अच्छा होगा, और अच्छा देखिए, इस बार का जो मुंबई का चुनाव, महाराष्ट्र का जो चुनाव है, बार बार चर्चा हो रही थी कि कोई ऐसा बड़ा हुक नहीं है, मुद्दे नहीं हैं, बड़ा ही घमासान है, खिचड़ी है, नहीं, कैंडिडेट स्पेसिफिक ये चुनाव होगा। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं जहां कैंडिडेट स्पेसिफिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर खींचने की कोशिश की जाती है, निकालने की कोशिश की जाती है वोटिंग की। लेकिन 60% बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, जैसा अभी विवेक बता भी रहे थे। क्या अनुमान लगाएं इससे, क्या कुछ बिटवीन द लाइन्स रीड किया जा सकता है? ये देखिए, जो ट्रेंड पहले रहा, ये इस बार भी वही ट्रेंड दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव और चुनाव को लेकर जो गंभीरता से वोटर की जो अप्रोच है, वो ग्रामीण इलाके में ज्यादा है शहरी इलाका से। मुंबई जैसे शहर में भी आप देखें, चुनाव के कैंपेन बड़े गर्म रहे। सारे नेता, हर अलायंस पार्टनर के जो कैंपेन, अगर मीटिंग्स देखेंगे, वे बहुत अग्रेसिव रहा है। कोई किसी ने कसर नहीं छोड़ी। कई इश्यूज आए, कई मुद्दे आए, कई चीजों को फ्लैग किया गया, कई अचीवमेंट्स को क्लेम किया गया। लेकिन जब जब चुनाव आती है, तो हम देख रहे हैं कि वोटर की एक प्रकार से शहरों में जो एपैथी रही है, वो एपैथी इस बार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में 60% कोई कम फिगर नहीं है, उसको हम इतनी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं कह सकते। दूसरी बात, इस बार देखिए, कई संगठन, कई एनजीओज कुछ हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो या ना हो, वो भी लगे हुए थे भाई किसी तरह इस बार वोटरों को खींच के लाना है और उनको वोट करवाना है। किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन वोट दीजिए। ये कैंपेन बहुत तरफ, अनेक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लिया गया। कम से कम मैं जानता हूं 200 एनजीओज लगे हुए थे। हम ये भी सुन रहे थे कि संघ परिवार की ओर से भी उनकी जितनी एफिलिएट्स है वो भी के, कई मुस्लिम संगठन भी लगे हुए थे, भाई वोट करना है, वोट के समय पीछे इसके ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक आपत्ति रही है। लेकिन जो मुद्दे की आपने जो जिक्र किया, मुद्दे तो इस बार कई मुद्दे रहे, बेरोजगारी से लेकर जो लोक कल्याण कार्यक्रम के नाम पे जिस तरह पैसे इस बार डायरेक्टली कई पार्टीज ने जो ऑफर की, ये की थी। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये देखने को है कि जो माहौल लोकसभा चुनाव 2024 में जो माहौल था, क्या वो माहौल बरकरार रहा या बदल गया? ये चुनाव ये दर्शाएगा कि कैसे 3-4 महीने में भी एक अगर माहौल किसी एक गठबंधन के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है, वो भी कैसे बदल सकता है। ऐसे कई चीजें हैं और बाकी भी फैक्टर्स हैं इसमें। भाई सेना वर्सेस सेना की बात हो रही है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात हो रही है, और आपको 2 एनसीपी है, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। और बारामती में खास करके आप देख रहे हैं किस तरह ये इस बार फाइट, तो जानते, मतलब हम सब विश्लेषण यही कर रहे थे, ये फैमिली का फाइट है। लेकिन फैमिली के कई सदस्य दोनों की तरफ से अपने अपने सपोर्टर्स के फेवर में बाहर आना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि अजीत पवार के परिवार भी बाहर आए, शरद पवार के बाहर आ रहे। तो ये इस बार चुनाव अगर देखेंगे, कई चीजों में एक नया ये है। तो इसीलिए चुनाव किस ओर जाएगा, किसी गठबंधन को पूरा बहुमत मिलेगा या ना मिलेगा। और एक बात मैंने देखा है विपिन जी, जितने भी लोग रिपोर्टर्स फील्ड में गए, जितने भी सो कॉल्ड पोल एक्सपर्ट्स हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने का। इतनी, मतलब वोटर्स के माइंड में तो चल रहा है। आप बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो आपने कभी बात उठाई कि क्या 4 महीने पहले जो माहौल था, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा आया था, ट्रेटर वाली बात आई थी, गुस्सा था, तोड़ फोड़ पे गुस्सा था, कुछ लोग विलन बन गए थे, क्या जनता का जो गुबार उस समय निकला, जो लोकसभा के नतीजों में दिखा, वो निकल गया या वो अभी भी, क्योंकि इस पे बहुत सारा निर्भर करेगा नतीजा, क्या इस पर हम कुछ
अभी बात रख सकते हैं कि लोग अब उस चीज को भूल गए, अब आगे बढ़ गए, फिर लाडली बहना आ गई तो उसका क्रेडिट जाने लग गया शिंदे साहब को, उनकी कह रहे हैं छवि उससे सुधरी है, लोगों को हाथ में पैसा है तो डेफिनेटली कुछ फर्क तो पड़ा होगा। तो क्या 4 महीने में समीकरण इतने घूम गए कि जो युति है जो बैकफुट पे थी उसको कुछ फायदा मिला, जो अगाड़ी का एडवांटेज था वो कुछ हद तक जाता रहा? कुछ कह सकते हैं हम इस पे? देखिए, हमेशा लोगों की गुस्सा हमेशा बरकरार नहीं रहती। जब अगर कोर्स करेक्शन दूसरी तरफ से हो, अगर कोई जो जो गलतियां जो पिछली बार किए थे, कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर गठबंधन में किस तरह सीटें बांटे गए, जो लोकसभा के समय में देखा, अगर उसमें कोर्स करेक्शन हुआ है, लोगों की सिंपैथी या गुस्सा दोनों बरकरार नहीं रहती है। हमने पहले कई चुनाव में देखा है, जब असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट्री चुनाव अलग अलग होता है, मुद्दे भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि गुस्सा को बरकरार रखना सबसे मुश्किल है। अवश्य उद्धव ठाकरे जी की तरफ से ये कोशिश जरूर रही कि अपने साथ जो मानते हैं कि अन्याय हुआ, उस अन्याय को ही वो मुद्दा बनाए। सारे मीटिंग्स में अपने साथ जो धोखा हुआ वो उसी बात को बार बार कहते रहे। जब दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का बड़ा स्पष्ट ये था कि उन्होंने आने के बाद पिछले 2 साल में कैसी चीजें बदली है, कैसे फैसले लिए गए, बार बार खटाखट वर्सेस फटाफट की बात करते रहे एकनाथ शिंदे। और कई विश्लेषण का यही है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद लेने के बाद जिस तरह उनकी पर्सनालिटी में चेंज, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में चेंज, ये सारे बातें भी है इस चुनाव में। और दूसरी बात हमें देखना है कि बीजेपी की तरफ से जितना जो बैकरूम मैनेजमेंट जिस तरह हुई है इस बार, देखे सामने ज्यादा ना आके। और दूसरी बात ये स्लोगन्स का भी लेकर काफी चर्चा भी हुई है, क्या पोलराइजेशन कितना हुआ नहीं हुआ। अपना यूपी मुख्यमंत्री की योगी जी की स्लोगन और प्रधानमंत्री की स्लोगन, इसका क्या असर है, और जो उलेमा की तरफ से जो अपील की गई थी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड मेंबर की, उसका क्या माइनॉरिटी फैक्टर कितना असर पड़ेगा, ये सारी चीजें इस चुनाव में एक टेस्ट पे है। हाँ, मतलब लगातार प्रयास होते रहे, बीच में धर्म वाला फैक्टर भी आया, कटेंगे बटेंगे भी आ गया, आखिर होते होते तक भी कहीं तावड़े साहब आ गए, कहीं बिटकॉइन आ गया, मतलब प्रयास जारी है। तो शायद सर्टेनिटी तो किसी को भी नहीं है क्योंकि इतनी खिचड़ी पकी हुई है, पार्टियों के स्प्लिट्स हैं, गुस्सा, ये वो तमाम बातें। एक और फैक्टर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा शेखर साहब, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस का गढ़ है महाराष्ट्र में, नागपुर में से निकलती है आरएसएस, बड़े नेता उसके यहाँ पर हैं, अपना सेंटेनरी ईयर भी वो लेकर मतलब सेंटेनरी ईयर में भी वो चल रही है। क्या उनका भी एक फोकस होगा कि इस प्रदेश को बनाया जाए, बरकरार रखा जाए, चाहे जिस भी फॉर्म में है, आप थोड़ा गठबंधन में ही काम करना पड़े आपको, लेकिन ये प्रदेश वो भी जीतना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी के परफॉर्मेंस में आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप उसी राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं जहां से आरएसएस निकलती है, क्या इसका कोई इंपैक्ट, कोई कनेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से अगर हम कंपेयर किया जाए तो इस चुनाव में आरएसएस और उनके जितने संगठन हैं, उनके महिला संगठन हो या बाकी जितने उनके एफिलिएटेड संगठन हैं, वो सारे लगे हुए थे वोटर को जागरूक करने पे। मतलब खुला अगर मतलब कोई सीक्रेट नहीं था, वो जाके मोहल्ला मोहल्ला गए, डोर टू डोर गए, ये बताने के लिए देखिए कई इश्यूज हैं लेकिन आप जाके वोट कीजिए। आज भी आपने देखा होगा जब आरएसएस के सरसंघचालक ने वोट डाल के बार बार यही बात रखी कि सबको जाके वोट करना है, वोट बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व बनता है हर नागरिक को। तो आरएसएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि अपने कोऑर्डिनेशन लेवल पे अपनी मोबिलाइजेशन हुई है ताकि ज्यादा वोट डाला जाए, क्योंकि उसी में उनको लगता है कि जो समीकरण बनेगा चुनाव के बाद उसमें। और हम ये भी भूल नहीं सकते आरएसएस का इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी 100 साल का जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू होना है। तो ये इस बार भी लोकसभा चुनाव से इस बार इतने हैंड्स ऑफ पॉलिसी नहीं है, बड़े एक्टिवली सब लोग लगे हुए थे, उनके कार्यकर्ता लगे हुए थे। और ये तो डायरेक्ट प्रचार तो नहीं था बीजेपी के लिए या मायावती के लिए, लेकिन वोटर्स को इश्यूज में जागरूक करने में वो लगे हुए थे। आप समझ सकते हैं किन किन इश्यूज को उन्होंने फ्लैग किया है, उसका असर क्या होगा। जी चलिए, तो ये बातचीत हम जारी रखेंगे, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ बातचीत में और फिर कुछ थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि एग्जिट पोल की तरफ अब धीरे धीरे शाम बढ़ रही है, एग्जिट पोल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इस बार सच में सबको इंतजार है एग्जिट पोल्स का, या फिर 2 दिन बाद ही अगर नतीजे आने हैं तो सारी बात वहीं होगी, सारी नज़र वहीं होगी। और
एग्जिट पोल्स में भी क्या आएगा, प्लस कौन से और फैक्टर्स यहाँ पे काम करते नजर आएंगे, क्योंकि हर तरह की चीज़ हमने देख ली इस चुनाव के अंदर। महाराष्ट्र का चुनाव एक भानुमति का पिटारा है, क्या निकलेगा उसमें से कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखें।